Good morning, friends. Standards, Subject SS, Chapter 9, वन एवं वन्य जीव संसाधन। आगे हम देखते हैं आगे के हमने जो वीडियो में देखा था कि वन्य जीवों के विनाश के कारण कौन कौन से हैं वो हमने देखे थे। फिर आज हम देखेंगे वन्य जीव संसाधन के उपाय। जंगलों के बारे में हमें अपनी मानसिकता एवं दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हम इसे आय का न मिटने वाला स्रोत माने या मूर्खता है। इनका संरक्षण होना चाहिए, तभी वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थान मिटने वाले स्रोत माने यह मूर्खता है। इनका संरक्षण होना चाहिए, तभी वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थान बचेंगे। जंगलों में तृणाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों की संख्या का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जंगलों में जल स्रोतों की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध जैसे कदम उठने चाहिए। शिकार रोकने के कड़े कानून एवं उनका शक्ति से अमलीकरण करना चाहिए। जंगलों में होने वाले गैर कानूनी खनन कार्य प्रतिबंध तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। वन्य जीवों के प्रजनन काल में उन्हें विक्षेप न हो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। जंगल क्षेत्र में होने वाले मत्स्य प्रवृत्ति, वनील पैदाइश, एकत्रीकरण या पर्यटक से वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर इसके अनुसार कदम उठाने चाहिए। समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। जवाबदार नागरिक समूहों को वन्य जीव संरक्षण कार्य के लिए यदि तंत्र शिथिल हो तो उस पर दबाव बनाकर इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे देखते हैं वन्य जीव संरक्षण आयोजन योजना। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं का अमलीकरण किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत संकटापन्न प्रजातियों एवं निकट के भविष्य में लुप्त होने की कगार पर हो ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करें। पहली बात करते हैं बाघ परियोजना। एक अंदाज के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज़्यादा बाघ पाए जाने का उल्लेख है। अनियंत्रित गैरकानूनी रूप से होने वाले शिकार एवं निर्वनीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ यह परियोजना शुरू की गई। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं उनके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए गए। अभी देश में कुल 44 क्षेत्र इस योजना में कार्यरत है। नेक्स्ट देखेंगे हाथी परियोजना।
1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया था। इसका मुख्य हेतु हाथियों को अनेक प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने का तथा अनेक प्राकृतिक निवास स्थान उनके स्थानांतर के मार्ग का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश में 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार है। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके उपरांत यह योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। गैंडा परियोजना। यह परियोजना एक सींगी भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। आप नीचे जो चित्र देख सकते हो वो एक सींगी भारतीय गैंडा है। भारत में अधिकांशतः गैंडे समय असम राज्य में पाए जाते हैं। तदुपरांत पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इसकी मर्यादित संख्या मिली है। भारत राइनो विजन 2020 की व्यूह रचना के अनुसार भारत में गैंडों की संख्या 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा गया है। आप देख सकते हो ये चित्र घड़ियाल मगर की प्रजाति का है। वो मगर जैसा ही दिखता है पर इसका नाम घड़ियाल है। मीठे पानी में पाई जाती मगरों का यह प्रजाति 1970 के दशक में लुप्त होने की कगार पर थी। तब भारत सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए कदम स्वरूप यह परियोजना चालू की। गिद्ध परियोजना। गिद्ध प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। यह मृत पशुओं का मांस खाता है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां दिखाई देती है। गिद्धों की संख्या में कुल असाधारण कमी के कारण 2004 में यह योजना शुरू की गई। हिम तेंदुआ परियोजना। भारत हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली यह प्रजाति बर्फ में रहती है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुए के बारे में जानकारी बढ़े और इसके संरक्षण के लिए लोग जागरूक हो, इस उद्देश्य से में पाई जाने वाली एक विशिष्ट हिरण प्रजाति के लिए मणिपुर थामिल परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत है। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय समान लगते हैं, पर इनमें अंतर है। हम इनका परिचय प्राप्त करें। पहली बात करते हैं अभयारण्य। निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है। सत्ताधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की छूट प्राप्त की जा सकती है। वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। अभयारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। पेरियार चंद्रप्रभा एतुरनागरम अभयारण्य प्रख्यात है। अब यहाँ आपको भारत का नक्शा दिया गया है। यहाँ पे विद्यार्थी मित्र आप देख सकते हो, ये खास ध्यान में रखना है आपको
कि ये जो है, जो ब्लू पॉइंट है वो वन्य जीव अभ्यारण्य दिखाई देता है, वो स्टार का जो साइन है वो पक्षी अभ्यारण्य है, और जो त्रिभुज का चित्र दिखाई दे रहा है वो राष्ट्रीय उद्यान है। तो एग्ज़ाम में आता है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, आप यहाँ पे देख सकते हो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। फिर कान्हा गिर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर रणथंभौर, शिवपुरी, सिंपलीपाल, मनास, काजीरंगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है डची गाम। तो एग्जाम में आपको नक्शा पूछा जाता है, तो उसमें इस प्रकार की साइन करके, ऐसे कोई भी साइन कर सकते हो, पर वो नक्शे में आपको अच्छे से दिखाना है। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। पहली बात करते हैं अभ्यारण्य की तुलना में अधिक संरक्षण क्षेत्र है। इनमें एक से अधिक परिस्थिति की तंत्र का समावेश होता है। पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध है। अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। इसकी स्थापना राज्य एवं केंद्र सरकार के संकलन से की जाती है। काजीरंगा, कॉर्बेट, के बेलावदर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, डचीगाम आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। इसकी रचना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार की जाती है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना उद्देश्य होता है। उस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहां रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाता है। वहां जैव विविधता के संदर्भ में संशोधन, प्रशिक्षण केंद्रों की विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल 5000 वर्ग किमी से अधिक बड़ा होता है। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी आदि देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान की विशिष्ट परिस्थिति के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। पहली बात है, भारत जैव आरक्षित क्षेत्र 18 है और राष्ट्रीय उद्यान 103 है और अभ्यारण्य है 531। उसमें से गुजरात में जैव आरक्षित क्षेत्र 1 है, राष्ट्रीय उद्यान 4 है और अभ्यारण्य 23 है। विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है, परंतु साथ साथ हम समग्र जीव सृष्टि पर होने वाले दुष्प्रभावों के प्रभाव का भी आयोजन के दरमियान ख्याल रखें।
यह जरूरी है। कोई एक प्रजाति जब संपूर्ण नष्ट हो जाती है या संकटग्रस्त होती है तब भोजन श्रृंखला में होने वाले भोजन श्रृंखला में होने वाली रुकावट के परिणाम अधिकांशतः दूरवर्ती होते हैं। समग्र भोजन श्रृंखला में प्रत्येक जीव जंतुओं की एक निश्चित भूमिका है। यदि कोई जीव नष्ट हो तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेप पड़ता है। भोजन श्रृंखला में से एक भी सजीव दूर होने पर लंबे समय में इसके परिणाम समग्र नैसर्गिक तंत्र टूट जाता है। मनुष्य तक ये प्रभाव देर से पहुंचते हैं। इससे आज हम अधिक सजग नहीं हैं। जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे हैं वे दशकों पूर्व दिखाई गए लापरवाही का परिणाम है। आने वाले कल को अधिक उज्ज्वल बनाने के लिए आयोजन पूर्वक विकास करे तो कोई समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण के साथ का मैत्रीपूर्ण व्यवहार आज की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म हो रहा है। यहाँ स्वाध्याय है टेक्स्ट बुक का, वो आपको कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना। थैंक यू।